नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे G20 की। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आसमान से लेकर मैदान तक दिल्ली का कायाकल्प हो चुका है। तो वही G20 के इनविटेशन कार्ड के सामने आई शुरू हुई सियासत अब तक लगातार जारी है। नाम बदलने की सियासत और एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दल एक साथ होने का दावा ठोक रहे हैं, जबकि अब उसी विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA में रार भी खुलकर सामने आने लगी है। आप और कांग्रेस की तनातनी पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी भी लेना शुरू कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन इन दिनों बेहद खाली है। G20 समिट के वेन्यू भारत मंडपम के सबसे पास यही मेट्रो स्टेशन है। यहां से नीचे उतरते ही हर तरफ दिल्ली पुलिस की गाड़ियां अब दिखने लगती हैं। स्टेशन से महज 10 मीटर पैदल चलते हुए भारत मंडपम तक पहुंचा जा सकता है। G20 समिट में सबसे ज्यादा बातें भारत मंडपम की ही है। G20 सम्मेलन यानी कि G20 समिट को लेकर भारत की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 देशों की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होने के लिए 7 सितंबर से मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और कुछ मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। इस दौरान दिल्ली में विदेशी मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। माना जाए तो दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से, या यूं कहे कि तस्वीरें देखने को मिलेंगी। सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही मेहमानों के ठहरने की भी व्यवस्था अव्वल दर्जे की है। खास मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। तो वहीं दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा बल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल यानी कि AI का भी इस्तेमाल कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एक खास वर्दी तैयार की गई है। इसके साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें हैं। G20 में भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विरासत भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, दिल्ली की सुरक्षा में किस किस को तैनात किया गया है। NSG CRPF के साथ ही पूरी पुलिस फोर्स सक्रिय है। S-400 अलर्ट मोड पर है, तो दिल्ली में सेनाएं अलर्ट मोड पर है। फाइटर एयरक्राफ्ट भी अलर्ट मोड पर है, तो आसमान से लेकर सड़क तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राफेल, जगुआर, सुखोई 30 और मिग 29 भी तैनात कर दिए गए हैं। तो दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुकी है। NSG CRPF, दिल्ली पुलिस, ITBP के जवान इस वक्त पूरी दिल्ली में तैनात हो चुके हैं। S-400 को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो वहीं अगर हम लड़ाकू विमानों की बात करें तो फाइटर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो देखिए, अब मेहमानों की मेजबानी की बारी है और दिल्ली की पूरी तैयारी है। दिल्ली का कायाकल्प हो चुका है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सड़क से लेकर आसमान तक प्रशासन सक्रिय है। फाइटर प्लेन्स को भी तैनात कर दिया गया है। ITBP के जवानों के साथ ही हर एक सेना की तैनाती वहां कर दी गई है, क्योंकि विदेशी मेहमान जब भारत आएंगे तो भारत की एक अलग तस्वीर एक बार फिर से देश में जाएगी। पूरी दुनिया एक बार फिर से G20 के मंच से भारत की ताकत को देखता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन तैयार हो चुका है। सेना तैयार हो चुकी है। सेना के हर एक अधिकारी ने मोर्चा संभाला है, ताकि जो विदेश से मेहमान आ रहे हैं यानी कि जो विदेशी डेलीगेट्स दिल्ली में आए, उन्हें किसी भी तरीके की परेशानियां ना हो। तो दिल्ली से प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, दिल्ली तैयार हो चुका है, बस अब मेहमानों का इंतजार है। G20 के मंच से एक बार पूरी जो दुनिया है, पूरा विश्व है, वो भारत की ताकत को देखेगा। क्या कुछ तैयारियां की गई है? सुरक्षा के इंतजाम कैसे है प्रवीण? देखिए मुस्कान, इस वक्त हम वहां मौजूद है जहां से जो डेलीगेशन है यानी कि जो विदेशी मेहमान हैं वो इसी रोड से होकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हालांकि कुछ मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है, कल लगभग आज रात 12 बजे बाद जो जन्माष्टमी है उसके बाद लगातार जिस तरीके जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो तैनात हैं इस समय पर। और बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली समय पर छावनी में तब्दील हो चुका है। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन जो विदेशी मेहमान यहाँ आएंगे
उनकी जो एक सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से एक सबसे बड़ा कदम जो भारत ने उठाया, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पे कह दिया था कि जो विदेशी मेहमान यहाँ मौजूद यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा में जरा सी भी लापरवाही ना हो। तो उसको लेकर खासतौर पर 50,000 तकरीबन जो है जवान यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के उनको तैनात किया गया है। साथ ही आईटीबीपी के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। बात करें एनएसजी कमांडो, तो एनएसजी कमांडो को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ ये दिल्ली का एलिवेटेड रोड है और इसके पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नमस्ते यानी योगी जी की तस्वीर लगाई गई है होर्डिंग के जरिए और नीचे गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। मैं थोड़ी तस्वीर और दिखाना चाहूंगा आपको, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये वो एलिवेटेड रोड है जहां से जो विदेशी मेहमान है दिल्ली के लिए निकलेंगे। और ये होर्डिंग देखिए भारतीय संस्कृति को खास तौर पर दर्शाती है कि किस तरीके से गाजियाबाद की जो एलिवेटेड रोड पर है भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाई गई है, वहीं योगा से संबंधित जो चीजें हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। तो इस तरीके से कई जगह जगह पर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए। हालांकि जो लाइटिंग है उसको तिरंगे में तब्दील कर दिया गया है और कुछ जैसे कह सकते हैं देखिए किस तरीके से ये जो तितली बनाई गई है, तितली और साफ तौर पर रंग बिरंगी जो चीजें यहाँ पर लिखा जा रहा है। देखिए ये लिखने का दौर भी यहाँ लगातार जारी है। यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार देखिए ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की जहां से जो दिल्ली निकलेगा, जो डेलीगेशन है विदेशी मेहमान है वो निकलेंगे। ये तस्वीरें ही दर्शाती हैं आखिर भारत जो है किस तरीके से भारत की संस्कृति है और विदेशी मेहमान जब यहाँ मौजूद आएंगे इन चीजों को देखते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का लोहा तो इस चीज को दर्शाएगा ही, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी खुद कभी भी जाते हैं विदेश में भी तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो छवि है उसको बिखेरते हैं। मुस्कान जी ठीक है, देखिए प्रवीण, यानी कि जहां जहां विदेशी मेहमानों की नजर पड़ेगी, जहां जहां उनकी नजर जाएगी वहां वहां तक के एरिया को पूरा सजा दिया गया है। यानी कि दिल्ली से लेकर गाजियाबाद की सड़कें पोस्टर्स बैनर्स के सहारे पटी पड़ी हैं। ऐसे में क्या कुछ संदेश इस बार भारत पूरे दुनिया को देने की कोशिश करेगा G20 के मंच के जरिए? प्रवीण देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात भारत में सबसे बड़ी जो चीजें हैं यानी भारत की संस्कृति वो सबसे ज्यादा देखी जाती है। हालांकि विदेशों में भी अगर जाते हैं तो वहां पर भी जो विदेशी लोग हैं वो भी भारत की संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। या बात कहें कि जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पर भी देखे जा सकते हैं विदेशी मेहमान होते हैं। लेकिन खासतौर पर जो तैयारियां की गई है विदेशी मेहमानों के लिए खाने का, तो सोने की थाली जैसे कि चांदी की थाली, इसमें उनको भोजन परोसा जाएगा, भोजन खाना सर्व किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है वो सब चीजें हैं वो उनको दिखाई जाएंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एलिवेटेड रोड है। यहाँ पर उस समय पर छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा, पूरा ये रोड छावनी में तब्दील हो जाएगा। हालांकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो इंडियन एयरबेस है जहां से जो विदेशी मेहमान वहां पहुंचेंगे उतरेंगे, उसके बाद इसी रोड से होते हुए वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब मैं दूरी की बात करूं तो यहाँ से लगभग मुश्किल के 7 किलोमीटर की दूरी है जहां पर विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। जो प्रगति मैदान में जिस तरीके G20 का सम्मेलन होना है तो उसको लेकर खासा तैयारी की गई, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लगभग ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। मुस्कान देखिए प्रवीण, कूटनीति का एक बड़ा मंच G20 को माना जाता है। ऐसे में लगातार एक खबर सुर्खियों में बनी है कि शी जिनपिंग और साथ ही जो पुतिन है वो भारत इस सम्मेलन में शिरकत करने नहीं आएंगे। इसके मायने क्या हैं? देखिए सबसे बड़ा आपने जो सवाल किया है कि अगर जो शी जिनपिंग है जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो सीमा विवाद जिस तरीके से छिड़ा, हालांकि अभी अभी कुछ तस्वीरें आपने पहले भी देखी थी जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे विदेशी दौरे पे गए थे, वहां शी जिनपिंग के साथ मुलाकात भी हुई। हालांकि वो मुलाकात वैसी नहीं देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीन जो है वो कसाकसी करता रहता है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसके मायने भी देखे जा रहे हैं कि अन्य जो देश के जो आ रहे हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं जो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उनका नहीं पहुंचना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें कि आखिर जिस देशों के दोनों संबंध को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है कि G20 का जो मंच यहाँ भारत में लगेगा, यहाँ पर जो मीटिंग होगी, हो सकता है कि यहाँ पर भारत अपनी बात रखता। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग है वो यहाँ पर पहुंचना इसलिए नहीं वाजिब समझते क्योंकि जो भारत का लोहा खासतौर पर जो विदेशी चाहे मंच हो या कहीं पर भी हो हर जगह देखने को मिलता है, तो ये कारण भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
एक देश और एक चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार अब काफी गर्म हो चुका है, जिसको लेकर आज पहली बार चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं और ये बैठक भी उन्हीं के आवास पर हो रही है। दरअसल संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा। भारत में आजादी के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। आपको बताते चले कि 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के ज्यादातर चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस प्रथा के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग कराए जाने लगे। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कोई सरकार गिर जाएगी तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। यही तमाम सवाल ऐसे हैं जिन पर चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है और इसका निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, ये एक मुश्किल रास्ता है। लेकिन आज जो चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। ये पहली बैठक है समिति के निर्माण के बाद, जो कि पूर्व राष्ट्रपति के आवास पर हो रही है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, एक देश एक चुनाव के समिति के गठन बनने के बाद आज ये पहली बैठक हो रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर। कौन कौन मौजूद है उस बैठक में, विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एक देश एक चुनाव की बात यह सरकार लगातार पहले से भी करती आई थी और कई प्रकार के रिपोर्टों में भी सुझाव दिया गया था इस प्रकार के, अब केंद्र की मोदी सरकार एन लोकसभा चुनाव 2024 के 8 महीने पहले ये प्रस्ताव लेकर आई और एक समिति का गठन किया। इस समिति के गठन में 8 सदस्य हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री भी इस समिति में सदस्य हैं और इस समिति के सभी सदस्य उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। इस आवास पर बाकायदा बैठक हो रही है। इस बैठक में काफी कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी। इसमें समिति के कार्यकाल क्या होगा, कितने कार्यकाल के अंदर समिति को सुझाव देना पड़ेगा, इसमें कम से कम 6-8 महीने का समय भी लग सकता है। खैर, ये बात उस मुद्दे पर डिसाइड होगी कि समिति का कार्यकाल कितना होगा, कितने कार्यकाल में जो है समिति को अपनी रिपोर्ट एक देश एक चुनाव को लेकर देनी है। मुस्कान, लेकिन देखिए विवेक, एक विशेष सत्र बुलाया गया है जो कि 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तकरीबन 22 सितंबर की वो तारीख है जब ये विशेष सत्र चलेगा। ऐसे में अटकलें ये भी है कि इस विशेष सत्र में एक देश और एक चुनाव का बिल भी लाया जा सकता है, सदन के पटल पर रखा जा सकता है। क्या उससे पहले बैठकों के जरिए हर एक पहलुओं पर चर्चा हो जाएगी? क्या ये रास्ता इतना आसान है कि एक देश में एक बारी में एक चुनाव कराना? देखिए, संसद का विशेष सत्र सरकार के द्वारा बुलाया गया है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र चलेगा, लेकिन संसद में सिर्फ ये बिल लाया जाएगा कि एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र एक चुनाव बिल संसद में पेश किए, तो ये अभी काफी जल्दबाजी होगी। समिति का गठन किया गया है, समिति में 8 सदस्य हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्षता दी गई है, तो कम से कम इस समिति को बाकायदा एक समय दिया जाएगा और इस समय के अंतर्गत समिति जो है वो अपनी सुझाव जो है व्यक्त करेगी। संविधान में कहाँ कहाँ संशोधन करने हैं, किन किन मुद्दे पे संशोधन करने हैं और क्या मुद्दा जो है इस मामले को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अब एक साथ होंगे, यानी एक फेज में चुनाव होंगे। और सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि संसाधनों की जो बात कही जा रही है कि जो संसाधन है वो ज्यादा खर्च होते हैं, उनमें कटौती होगी और जो देश का विकास रुकता है, धारा 144 लागू की जाती है, आचार संहिता लगता है, तो ऐसे में कई प्रकार की योजनाएं ठप हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कई तर्क सरकार के द्वारा और बुद्धिजीवियों के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर विशेष सत्र की बात करें तो और भी मुद्दे हैं जो इस विशेष सत्र के दौरान उठाए जाएंगे। नए पार्लियामेंट्री हाउस में शिफ्टिंग की जाएगी, महिला आरक्षण का जो मुद्दा उठाया जाएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में सरकार अपनी बात रखेगी। खासी खार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर भी बात विचार हो सकती है। और वैसे भाजपा शासित राज्यों में इसकी मान्यता दी गई है। देहरादून में पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो कुल कई मुद्दे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के अलावा जो इस विशेष सत्र में बात की जाए। देखिए विवेक, आज बैठक का दौर जारी है। बैठक में तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। सत्ता पक्ष के तो नेता लाजमी इस बैठक में मौजूद होंगे। विपक्षी दलों की तरफ से इस बैठक में कौन शिरकत करता हुआ नजर आया? क्या कोई इस बैठक में मौजूद है क्या?
देखिए, अगर बात की जाए जिस तरीके से जब सदस्य समिति बनाई गई, 8 लोग का नाम लिया गया, तो सबसे पहले कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी का नाम इसमें प्रस्तावित कर दिया गया। अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का भी यह कहते हुए विरोध किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी इन लोगों मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस समिति में नहीं है, तो फिलहाल मैं इस समिति, बाकायदा गृह मंत्री को उन्होंने लेटर लिखा कि वो इस समिति का सदस्य नहीं रहना चाहते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो गृह मंत्री खुद इसके समिति के मेंबर हैं, समिति के सदस्य हैं, अध्यक्ष खुद पूर्व राष्ट्रपति को बनाया गया है। इस पे भी तमाम तरीके का विरोध भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है, लेकिन बिना विपक्ष के इसकी कवायद किस प्रकार से शुरू होगी ये देखने वाली बात है। कम से कम बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एकता की बात करता हुआ INDIA गठबंधन अब खुद मुश्किलों में है। दरअसल अटकलें हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा में अलग चुनाव लड़ेगी। खुद अकेले चुनावी हुंकार भरता हुआ अब आम आदमी पार्टी का हर एक प्रत्याशी नजर आएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पहली बैठक से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। कभी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस में आई अलका लांबा दिल्ली के सभी सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करती हैं, तो अब सीट शेयरिंग को लेकर खुलकर रार भी सामने आने लगी है। तो देखिए, लगातार विपक्षी दलों की बैठक तो जारी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष दावा करता है कि INDIA एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरेगा, लेकिन उसके बावजूद अब खबरें ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस के बीच जो दरार है वो बढ़ती हुई जा रही है, जो लकीर है वो लंबी खिंचती जा रही है। और क्या गठबंधन से आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जब से विपक्षी दलों की बैठक हुई है तभी से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट की बात सामने आती है। और आज एक बार फिर से खुलकर ये खबर सामने आ चुकी है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले हुंकार भरती हुई नजर आएगी। सुहानी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहानी, देखिए, जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का ऐलान किया था, यानी कि जब से INDIA का ऐलान हुआ था, तब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खटपट देखने को मिलती है। और आज एक बार फिर से ये खबर साफ तौर पर सामने आई है निकल के कि आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि आपने बखूबी देखा कि जिस तरह से विपक्ष जो है बीजेपी को हराने के लिए एक गठबंधन बनाया, उस गठबंधन का नाम जो है इंडिया रखा। और जब से ये बैठक, पहली बैठक हुई थी, आपने खुद देखा पटना में, तो देखा जाता है कि जब बैठक शुरू होने से पहले जो है वो मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जो है वो बैठक को छोड़ के और अपने फ्लाइट से दिल्ली पहुँच जाते हैं और कहते हैं कोई ज़रूरी काम है। और उसके बाद दूसरी दिन खबर ये आती है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे जो अध्यादेश का जो खिलाफ वो अगर समर्थन नहीं देते हैं संसद में, तो हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन किसी तरह बात बनी और फिर से जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम बाहर तो नहीं, लेकिन संसद में इस बात पर आपका समर्थन देंगे। और इस तरह से फिर से आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के गठबंधन में, या यूँ कहें कांग्रेस के साथ तैयार हो गई। और लगातार देखिए सुहानी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो रार आ रही है, इसकी वजह क्या है? क्यों विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो यही दोनों पार्टियों के खटपट की खबरें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती हैं? देखिए मुस्कान, खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि पिछले, आप भी देख सकती हैं कि 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का दिल्ली में पूरा शासन रहा और कहीं ना कहीं उनका ये गढ़ भी माना जा रहा था और कांग्रेस अपना कब्जा भी दिल्ली पर जमाई थी। लेकिन बात करें जब से आम आदमी पार्टी आई 2014 से लेकर 2019 तक, आप खुद देख सकती हैं कि खाता भी नहीं खोल पाई थी अपना जो है कांग्रेस। वही बात करें लोकसभा चुनाव की 2009 की, तो उसमें सातों के सातों सीट पर जो है कांग्रेस जीती थी। लेकिन अब साफ तौर पर आप देख सकती हैं 2014-2019 से एक भी विधानसभा में सीट जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी जाती है वहां कांग्रेस का नुकसान पड़ता है। आप खुद बखूबी देख सकती हैं, पंजाब की हालत देख सकती हैं, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं ये खास तौर पर देखा जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल है लगातार जो है दिल्ली वो कांग्रेस पार्टी को हमेशा उनको बोलते रहते हैं, उन पे जो हमला करते रहते हैं, उन पे तंज कसते रहते हैं। ठीक है, देखिए सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी कैसे कांग्रेस की सत्ता छीनी, ये बात किसी से छिपी नहीं है। क्या कांग्रेस को डर है? क्या कांग्रेस ये चाहती है कि INDIA की सीधी कमांड उनके हाथ में रहे?
देखिए मुस्कान, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सीटें हैं वो जो उनके वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होता है। आपने खुद देख सकती हैं कि विधानसभा जो चुनाव हुआ है और 7 सीट जो है वो बीजेपी के पास है दिल्ली का। और ये क्यों हुआ? जब आम आदमी पार्टी आई तब उसकी वजह से जो भी सीट शेयर था वो बीजेपी के खाते में पहुंच गई। गुजरात का यही हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस डरती है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं आती तो उसको सीट शेयर जो है वो बीजेपी को चला जाएगा। लेकिन आप खास ये देख सकती हैं कि किस तरह से अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तब भी बीजेपी को फायदा हो सकता है, नहीं जाती है तब भी फायदा हो सकता है। तो दोनों तरफ से। इससे पहले आप खुद देख सकती हैं संसद में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है अगर ये अध्यादेश का जो प्रस्ताव पेश हो जाता है तो वो गठबंधन छोड़ के चले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है क्या अमित शाह का जो भविष्यवाणी था वो सच होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या देखिए सुहानी, लगातार भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह भविष्यवाणी करती हुई नजर आई थी कि जब सीट शेयरिंग पर बात आएगी तो ये गठबंधन तितर बितर होता हुआ नजर आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये बात सच होती नजर आ रही है क्या? क्योंकि सीट शेयरिंग का ऐसा पेच है जो लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुहानी, देखिए मुस्कान, अभी जो बीजेपी का भविष्यवाणी है वो अभी तो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अभी 16 सितंबर को जो हैदराबाद में मीटिंग होने वाली है और खास तौर पर जो है सीट शेयरिंग पे होगा। अब ये देखा जाएगा क्या आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल उस जो है गठबंधन के जो बैठक होने वाली है, चौथी बैठक जो हैदराबाद में 16 सितंबर की होगी, उसमें वो मौजूद होते हैं या नहीं। या सीट शेयरिंग की बात होगी तो क्या कांग्रेस जो है दिल्ली में 7 सीट पर लड़ेगी, या जो जिस तरह से अलका लांबा ने कहा कि 18 राज्यों के बाद 19वां राज्य जो दिल्ली है और उस पर अकेले हम तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए, अगर ये बात सच होती है तो ये साफ तौर पर हो जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो अब लोकसभा चुनाव हो या अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो पूरी तरह से वो अकेले लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। विलियम शेक्सपियर, ये नाम ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक बार लिखा था कि आखिर नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते हैं उसे किसी और दूसरे नाम से भी बुलाएंगे तो भी उसकी खुशबू वैसी ही भीनी रहेगी। ज्यादातर लोग शेक्सपियर की इस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी होंगे, चाहे वो हम है चाहे वो आप हो, क्योंकि नाम ही है जो व्यक्ति से लेकर देश तक की सबसे प्रमुख पहचान होती है। हर नाम का एक इतिहास भी होता है। हर समय हमारे देश में भी नाम को लेकर बहस चल रही है, और वो भी देश के नाम को लेकर बहस है कि देश का नाम भारत ही कर दिया जाए, INDIA शब्द को हटा दिया जाए। इस बहस की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से शुरू हुई। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। इसके बाद G20 समिट के और नए ID कार्ड भी सामने आए। इनमें इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा है। इस पर सियासत शुरू हो गई है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने खुलकर नाम बदलने का विरोध किया है, तो वहीं अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और RSS, और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी तुच्छ राजनीति कर रही है कि वो देश के नाम बदलने पर भी उतारू हो चुकी है। विवेक एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए नाम पर तकरार लगातार बरकरार है। खबरों में लगातार यही आ रहा है कि विपक्षी दल अब खुलकर विरोध करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक लेटर जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद से सियासत बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए एक बड़ा ट्वीट किया है। ये नाम पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए मुस्कान, लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी सरकार को हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ आए, एक मंच पर आए और उस मंच को एक नाम दिया गया INDIA। यानी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि UPA का नाम अब INDIA रख दिया गया है। अब जिस तरीके से ये कवायद शुरू हुई है विपक्षी गठबंधन के नाम के बाद से केंद्र सरकार ने भारत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां एक जगह विपक्षी गठबंधन खुद के जिस मंच पे सामने आता है उस गठबंधन का नाम इंडिया रखता है, तो इंडिया का नाम ही सत्ता पक्ष ने बदल के भारत करने का विचार किया है। ऐसे में दोनों पक्षों में बवाल तो होना निश्चित है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पे आपत्ति जताई है, साफ तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बाबा साहेब की नीतियों की विरोधी भारतीय जनता पार्टी और RSS को भी निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लोग भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। तमाम ऐसे आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी लगा चुके हैं।
संघ पर, और संघ से ही निकल के भारतीय जनता पार्टी आती है। तो संघ पे निशाना साधने का मतलब यह है कि एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधे हैं। और जिस तरीके से नाम बदलने की राजनीति की कवायद की उन्होंने बात की है, तो उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर संविधान उनको ऐसा करने की अनुमति देता है या नहीं देता है। उन्होंने बाकायदा अनुच्छेद 1 का जिक्र किया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है इंडिया इज दैट भारत, यानी आप इस देश को इंडिया कह के बुलाएं या फिर आप इस देश को भारत कह के बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिस तरीके से ये नामों की बदलने की राजनीति हो रही है, तो सियासी गलियारों में अब पारा हाई हो चुका है। तमाम राजनीतिक दलों से बिल्कुल बयान सही, आ लेकिन चुके देखिए हैं, विवेक, इस सत्ता पूरे पक्ष का मसले जवाब पर भी एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि भारत का हर एक नागरिक चाहे भारत बुलाए या इंडिया बुलाए, क्योंकि बात एक ही है, जिसका जिक्र लगातार अब विपक्षी दल भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी करती हुई नजर आ रही है। क्या ये 2024 का चुनावी मुद्दा बनेगा क्या, विवेक? देखिए, ये चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात की आलोचना कर रहा है, और खासतौर पे विपक्षी गठबंधन INDIA यानी INDIA नाम रखने के बाद जिस तरीके से सेंटिमेंट्स जनता की सेंटिमेंट्स इनके साथ जा रहे थे, कि इमोशनली बॉन्ड बनाने की कोशिश विपक्षी गठबंधन के द्वारा की जा रही थी। साफ तौर पर उस बॉन्ड को खत्म करने के लिए ही ये योजना लाई गई है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कि इस तरीके से इस चीज को टैकल किया जाएगा। और आपको बता दें, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने भी एक बयान में कहा था कि 2003 में जब ये चुनाव होना था 2003 का, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इंडिया साइनिंग का एक नारा दिया गया था। इंडिया साइनिंग के नारे के बावजूद, तमाम एडवर्टीजमेंट के बावजूद, अगर धरातल स्तर पर जो रिपोर्ट निकल के आई, जनमत कांग्रेस के हक में था और कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और वो सरकार 10 साल तक चली थी। तो राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इसका सहारा लेके उन्होंने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई। लेकिन देखिए विवेक, अब एक विशेष सत्र भी सरकार के द्वारा बुलाया गया है, और अटकलें तो ये भी है कि हो सकता है विशेष सत्र में इस पूरे मसले पर भी चर्चा हो। क्या वाकई जो हवाला दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि इंडिया का नाम भारत रखने में हर्ज क्या है, क्या ये वाकई संभव है? क्या देश का नाम बदला जाना ये संभव है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से संविधान 1 का उल्लेख स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया, कि वहां पे साफ तौर पर यह मेंशन है कि इंडिया इज दैट भारत, यानी आप इस देश को इंडिया से पुकारे या भारत से पुकारे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश का हर एक नागरिक जो है वो इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, या फिर वो इस देश को इंडिया कह के संबोधित करता है या खुद को भारतवासी कह के संबोधित करता है, कहीं कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में ये देश के नाम बदलने की कवायद आने वाले जो 5 दिवसीय विशेष सत्र है, ये काफी हंगामेदार होने वाला है। इस 5 दिवसीय विशेष सत्र में 5 दिनों के अंदर तकरीबन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार अपनी बात रखेगी और विपक्ष सरकार से जवाब चाहेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अब ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वाकई में इंडिया का नाम बदल के भारत हो जाता है, तो तमाम कई ऐसी चीजें हैं जिसमें बदलाव होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, फिर इसका भी नाम बदला जाएगा, चाहे वो IIT हो, चाहे वो इसरो हो, तमाम ऐसे संस्थान हैं जिसमें अगर इंडिया का नाम बदल के भारत किया जाएगा तो इन संस्थानों के भी नाम बदल जाएंगे। अब ये देखना है कि क्या वाकई में जो अटकलें हैं, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जाएगा, क्या ये वाकई होता है या फिर नहीं होता है, ये तो विशेष सत्र के बाद ही पता चलेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।